अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कहानियों की दुनिया में खुशामदीद। आज एक ऐसी दास्तान लेकर आए हैं जो रिश्तों की नज़ाकत, जज्बों की गहराई और छुपी हुई ख्वाहिशों की गिर्द घूमती है। ये कहानी आपको जकड़ लेगी, सोच पर मजबूर कर देगी। अगर आपको ऐसी पुरकेफ कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप हर नई दास्तान से पहले ही जुड़ सकें। रात के 12 बज चुके थे। भाई ने आहिस्ता से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर मुझे सोया देखकर अंदर से कुंडी लगा दी। मैं भी सोने का ड्रामा ही कर रही थी। कमरे में हम दोनों के सिवा कोई ना था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरा भाई आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आया है। मैं बिस्तर पर आंखें बंद किए इस तरह पड़ी थी जैसे गहरी नींद में हूँ। इसके बाद जो कुछ वो मेरे साथ करने वाला था वो भी मुझे मालूम था। फिर भी मैं उसे रोकने की कोशिश नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी, इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। ये सब कहाँ से शुरू हुआ, भाई को सबसे ज़्यादा मुझ में क्या पसंद था, पूरी कहानी जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे उसने महज अपनी उंगली से। मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकेंड ईयर की तालिबा थी। इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, इसीलिए हमें कॉलेज से फरागत मिल गई थी। आज भी पूरे घर की सफाई के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकावट इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जिस्म अकड़ गया हो। मैं बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और अपने हाथों से सर की मालिश कर रही थी। इसी दौरान एक आहट की आवाज़ सुनकर मेरा भामी वारिस बंद कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ नाइला, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या बताऊं भाई, अम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती हैं। कॉलेज की छुट्टियां हुई नहीं कि सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजिमा भी छुट्टी पर है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध ले आता हूँ। इसे पियोगी तो सुकून मिलेगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम बाहर से खाना ले आना, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। उसके बाद वो वापस दूध लेकर आया। उसे देखकर मुझे उस पर बहुत प्यार आया। सच में दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने उसे ढेर सारी दुआएं दी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने ग्लास एक तरफ रखा और लेट गई। वो कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। वो मेरे सिरहाने बैठकर अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मुझे आहिस्ता आहिस्ता सुकून मिलने लगा और दर्द भी कम होने लगा। मैं आंखें मूंदकर सो गई और गहरी नींद में चली गई। मुझे पता ही ना चला कि घंटों तक मैं सोती रही। मेरी आंख अम्मी की आवाज़ से खुली। मैं हड़बड़ा कर उठी। सर बुरी तरह बोझल हो रहा था। घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 10 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि अब्बा इफ्तार से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जैसे ही उठकर 2 कदम चली मुझे चक्कर आ गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर दीवार का सहारा ना लिया होता तो यकीनन गिर जाती। ताज़ा दम होकर बाहर आई तो देखा खाने की मेज़ पर सब मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। वारिस मुझे देखकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगा। फिर अम्मी से कहने लगा, अम्मी, नाइला पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अगर अन्नू नहीं आ रही तो उसकी जगह किसी और को रख लें। ये बेचारा सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रौनक भी फीकी पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई ख़राब हो चुकी थी। मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। अम्मी और अब्बा दोनों नौकरी करते थे, क्योंकि सिर्फ अब्बा की नौकरी से घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम न थे। इसीलिए अम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थी जहां अब्बा नौकरी करते थे। मैं और वारिस कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मियों की वजह से छुट्टियां थीं, इसीलिए हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठा है। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा हो। डरते हुए मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई ना था। घबराहट के मारे मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने फौरन उठकर कमरे की लाइट ऑन की। दरवाज़ा खोलकर बाहर भी देखा, मगर वहाँ भी कोई ना था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। इसी वक्त वारिस की अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आ गई और पीछे पीछे वारिस भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन वो जिद करने लगा, मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप सो जाएं, मैं यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई। उसने तकिया उठाया और सोफे पर रखकर वहीं सो गया। इस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बाल सहलाए, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सोती रही। ये सब मुझे एक ख्वाब जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था।
लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्रिया था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह इतनी गहरी नींद में नहीं सोई थी। आज मैं थोड़ी खुश भी महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ, जिसे आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो वारिस तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, आओ नायला, अपने बाल खोल लीजिए, मैं आपके सर की मालिश कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगने लगी। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मालिश की ज़रूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात ना मानी और मेरे बालों से क्लिप उतारते हुए कहने लगा, आप नखरे मत क्या करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मालिश करना चाहता है तो आपको क्या मसला हो सकता है। आ जाइए, मैं आपके सर की मालिश कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वो मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वो मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों की मालिश करने लगा। वारिस मुझसे 5 साल छोटा था, लेकिन मुझे नाम से ही बुलाता था। उसने कहा, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपकी लाड उठाता रहूं। वो मेरे बालों की मालिश कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वो बोला, ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतनी हुसीन बाल है ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थीं, हालांकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो किस लहजे में बात कर रहा है। बहरहाल मालिश के दौरान ही मैं गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रखा गया हो। हाँ, पूरे जिस्म में दर्द सरायत कर रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठी और इर्द गिर्द देखने लगी। मेरी हालत अजीब थी। जब मैंने खुद पर गौर किया तो देखा कि मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। ये सब क्या हो रहा था? बड़ी मुश्किल से मैं बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने सोना नहीं बल्कि कोई भारी मेहनत वाला काम किया हो। बड़ी मुश्किल से चलकर मैं बाथरूम गई और ताज़ा दम हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो लगा जैसे जिस्म पूरी तरह थकावट से चोर था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और वारिस के अलावा कोई ना था। फिर वो किससे बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक वो फुसफुसाहट रुक चुकी थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब मैंने बैठक से किसी को निकलते देखा। उसके हाथ में काफ़ी पैसे थे, जिन्हें देखकर वो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर उसने कहा, नायला, आप उठ गई। मैं उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल कर गई। वो हड़बड़ाकर पैसों को अपनी गंड की जेब में डालने लगा, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर पूछा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो नजरें चुरा चुका था। आहिस्ता से कहने लगा, आप प्लीज़ अब्बा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने ये पैसे अब्बा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वो सहम गया। उसने कहा, ये पैसे तो अब्बा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के तौर पर वापस किए थे। मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल खरीद लूंगा, लेकिन उन्होंने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने उसे डांटते हुए कहा, हाँ, तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर ख़राब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल खरीदने की बात कर रहे हो। वो शर्मिंदा हो गया। मैंने उसे कहा, इसी रात मैंने ये पैसे अब्बा को दे दिए। इस रात वारिस मुझसे कोई बात ना कर सका और जल्द सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब वारिस अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं ये देखकर हैरान थी कि वो अपने दोस्तों को सीधे लाउंज में ले आया था। इस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जैसे ही वो सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने फौरन दुपट्टा ओढ़ लिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, ये क्या तरीका है? तुम जानते हो इस वक्त अम्मी अब्बा घर पर नहीं है, फिर भी तुम इन लोगों को घर ले आए हो। वो तिनक कर बोला, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो, ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वो मुझसे काफ़ी नाराज़ लग रहा था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना ही था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। इसी दौरान वो बोला, खाना परोने भी तुम खुद ही आओगी। वारिस का ये रवैया मुझे हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वो इतना कैसे बदल सकता था? मैंने खाना मेज़ पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर रहे थे। वो सब वारिस की उम्र से बड़े लग रहे थे और अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे, जैसे मुझे निगल ही जाएंगे। मैं डरकर अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। जैसे ही वो गए, मैं वारिस पर बरस पड़ी, दोबारा तुम्हारे ये दोस्त इस घर में नजर नहीं आना चाहिए। मगर वो अगले ही पल मेरे गाल थामकर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? वो दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन आप इस बारे में अम्मी अब्बा को कुछ नहीं बताएंगी। मैंने उसे घूर कर देखा। उसके हाथों में एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में वही पुरस्कार चमक थी जो रात को मेरे सिरहाने बैठे वक्त देखी थी। मैंने अपना हाथ खींच लिया और कहा, तुम बड़े हो रहे हो वारिस, अपने रवैये पर काबू रखो। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें कुछ छुपा हुआ था। आप बहुत हसास हो गई हैं नायला, मैं तो सिर्फ आपकी फिक्र कर रहा था।
वो ये कहकर चला गया और मैं सोच में पड़ गई। पिछली कुछ रातों के वाकयात मेरे जहन में घूम रहे थे। उसकी बेतकल्लुफ़ी, रात को मेरे कमरे में आना, मालिश करना, क्या ये सब महज भाई की मोहब्बत थी या कुछ और? मैंने उसे बचपन से पाला था, हमेशा उसकी हिफाजत की थी, मगर अब वो जवान हो चुका था। उसकी नज़रें, छूने का अंदाज, सब कुछ बदल रहा था। एक हफ्ता गुजर गया। अम्मी अब्बा का एक अहम काम से शहर से बाहर जाना हुआ। वो 2 दिन के लिए गए थे। घर में सिर्फ मैं और वारिस थे। पहली रात मामूल के मुताबिक गुजरी। दूसरी रात जब घड़ी ने 12 बजाए, मैंने अपने कमरे के दरवाजे की कुंडी की आवाज़ सुनी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी रही। वो आहिस्ता से अंदर आया और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। उसकी सांसें करीब आ रही थीं। मैंने अपने आप को संभाला। वो मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गया। मैंने सांस रोक ली। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और आहिस्ता से बोला, सो रही हो नायला? मैंने कोई हरकत नहीं की। फिर उसने मेरे माथे पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियां मेरी पेशानी से होती हुई मेरे गालों पर आईं। मेरा जिस्म सुन्नाटा हो गया। वो झुका और मेरे कान के करीब होकर बोला, तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी सब कुछ हो। मैंने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक आग सी जल रही थी। मैंने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की, मगर उसने मुझे आहिस्ता से दबाया। मत डरो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, बस मुझे तुम्हारे करीब रहने दो। उसकी आवाज़ में एक इल्तिजा थी। मैंने उसे देखा, उस नौजवान को जिसे मैंने पाला था, जो अब एक अजनबी सा लग रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, वारिस, ये गलत है, हम बहन भाई हैं। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। उसकी उंगलियां मेरे बालों में घुसने लगीं। हम बहन भाई से ज़्यादा है नायला। तुमने खुद मुझे ये सिखाया था, जब तुम मेरी मालिश करती थी, जब तुम मुझे चिपक कर सुलाती थी। तुम्हारी हर छू मेरे लिए एक दावत थी। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी सांसें रोक लीं। क्या वाकई मैंने कोई ऐसी बात की थी? क्या मेरी लाड प्यार ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया था? मैंने अपने आप को उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो मजबूत था। चलो वारिस, ये सब बकवास है, उठो और अपने कमरे में जाओ, मैंने सख्ती से कहा। मगर वो नहीं गया। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और मेरी आंखों में देखने लगा। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती नायला, तुम मेरी हो। उसके बाद उसने जो किया वो बयान से बाहर था। उसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया, अपने करीब खींच लिया। मैंने मुज़ाहिमत करनी चाहिए, मगर मेरी ताकत जवाब दे गई। उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था कि किस तरह उसने सालों से ये ख्वाहिश छुपाई हुई थी, किस तरह हर रात वो मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहता था, किस तरह उसने वो ख़ास तेल बनाया था जो मुझे गहरी नींद में धकेल देता था। मैं हैरान रह गई। तो ये तेल का राज था? यही वजह थी कि मैं हर बार उसकी मालिश के बाद इतने गहरे सुकूफ में चली जाती थी? मैंने उसे धकेलने की पूरी कुव्वत से कोशिश की। तुमने मुझे ड्रग दिया, तुमने मेरी नींद में खलल डाला। उसने सर हिलाया, सिर्फ थोड़ा सा, ताकि तुम आराम से सो सको और मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। मैंने उसे एक तमाचा रसीद किया। आवाज़ कमरे में गूंजी। वारिस का हाथ अपने गाल पर गया। उसकी आंखों में चमक दमक गई। फिर अचानक उसने कहकहा लगाया, तुम समझती हो ये मुझे रोक देगा? तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने मुझे दोबारा पकड़ा। इस बार मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, छोड़ दो मुझे, बाहर जाओ। मगर उसने मेरा मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। खामोश रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये हमारा राज है नायला, हमेशा के लिए। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहाँ मोहब्बत नहीं थी, वहाँ महज कब्जा करने की ख्वाहिश थी। मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। मुज़ाहिमत बेकार थी। उसने मेरी इस खामोशी को रजामंदी समझा। उसके हाथ मेरे जिस्म पर फिरने लगे। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे अपने बचपन की यादें आईं। वो छोटा सा वारिस जो मेरे साथ खेलता था, जो मुझसे डरता था। कब वो बच्चा ये वहशी बन गया? कब उसकी नज़रें इतनी तारीक हो गईं? एक लंबे अरसे के बाद जब वो मुझसे दूर हुआ, मैंने अपने आप को समेटा। मेरा जिस्म दर्द कर रहा था, मेरी रूह जख्मी थी। वारिस मेरे सिरहाने खड़ा था, अपने काम से मुतमईन। उसने आहिस्ता से कहा, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मैंने सिर्फ एक बात कही, बाहर जाओ। वो मुस्कुराया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं नायला, तुम मेरी हो। दरवाज़ा बंद हुआ। मैं अकेले कमरे में लेटी रही। आंसुओं ने मेरे रुखसार तर कर दिए। मैंने सोचा कि क्या मैंने कोई गलती की थी? क्या मेरी मोहब्बत नहीं उसे बिगाड़ दिया था? मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत कभी बिगाड़ती नहीं। ये तो उसकी अपनी तारीक ख्वाहिशात थीं जिन्होंने उसे ये रास्ता दिखाया। अगले दिन सुबह जब मैंने बाहर निकाला तो वारिस नाश्ता तैयार कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नायला, आज हम कहीं बाहर चलते हैं, सिर्फ हम दोनों। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने उसकी आंखों में वही पुरस्कार चमक देखी। मैंने सर हिलाया। नहीं, मुझे आराम की ज़रूरत है। वो करीब आया और मेरे कान में भुनभुनाया, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम मेरे साथ आओगी। मैंने उसे घूरा। क्यों? तुम मुझे मजबूर करना चाहते हो?
वो हंसते हुए कहा, हाँ, और तुम जानती हो मैं कैसे मजबूर कर सकता हूँ? मैंने अपना नाश्ता खामोशी से किया। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। मैं इस सूरत हाल से कैसे निकल सकती थी? अगर मैंने अम्मी अब्बा को बताया तो वो मुझ पर ही शक करेंगे। वारिस उनका लाडला बेटा था, वो मेरी बात पर कैसे यकीन करेंगे? और अगर उन्होंने यकीन कर भी लिया तो फिर खानदान की इज्जत, रिश्तों की दीवारें, सब टूट फूट जाएगा। रात को जब वारिस फिर मेरे कमरे में आया, मैं तैयार थी। मैंने उसे देखा और कहा, बैठो, हमें बात करनी है। वो हैरान हुआ। उसने मेरे पास बैठने से इनकार कर दिया। बात? हमारी सब बातें तो हो चुकी हैं। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। नहीं हुई हैं। तुम जानते हो ये गलत है, ये गुनाह है। हम बहन भाई हैं। उसने कहकहा लगाया। गुनाह? मोहब्बत गुनाह नहीं होती नायला, और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये मोहब्बत नहीं है वारिस, ये बीमारी है। तुम्हें मदद की ज़रूरत है। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम मेरी मदद करना चाहती हो? फिर मेरे करीब आओ, बस मेरे साथ रहो। मैंने अपना सीना तान लिया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ना इस तरह। या तो तुम इस रवैये को छोड़ दो या मैं घर छोड़ दूंगी। ये सुनकर वारिस का चेहरा बिगड़ गया। तुम घर छोड़ोगी? तुम्हारी हिम्मत? तुम्हारे पास जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम मेरी हो, तुम हमेशा मेरी रहोगी। उसने मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने पीछे हटते हुए अपने तकिए के नीचे से छुपी हुई चीज़ निकाली। मेरा मोबाइल, जो रिकॉर्ड पर था। मैंने उसे दिखाया। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है वारिस, तुम्हारी हर बात, हर हरकत। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं ये ऑडियो पूरे ख़ानदान को भेज दूंगी। वारिस की आंखें फैल गईं। वो मुझे हैरत से देखता रहा। तुमने ये सब रिकॉर्ड किया? मैंने सर हिलाया। हाँ, मैं जानती थी कि तुम दोबारा आओगे। अब इंतखाब तुम्हारा है। या तो अभी बाहर जाओ और हमेशा के लिए इस बात को भूल जाओ, या फिर इस ऑडियो की सूरत में अपनी साख को तबाह कर लो। वारिस कुछ देर खामोश खड़ा रहा। उसका चेहरा मुख्तलिफ जज्बात से बदल रहा था। गुस्सा, हैरत, मायूसी। फिर अचानक वो रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो नायला, मुझे नहीं मालूम था मैं क्या कर रहा था। मैं बीमार हूँ। तुम ठीक कहती हो। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या ये एक और चाल थी? मैंने एहतियात से कहा। अगर तुम वाकई समझ रहे हो तो फिर मदद कबूल करो। हम किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएंगे। खामोशी से उसने सर हिलाया। जैसा तुम कहो, बस ये ऑडियो डिलीट कर दो। मैंने मुस्कुरा कर कहा। पहले इलाज, फिर ऑडियो। वो कुछ बोलना चाहता था मगर रुक गया। उसने मेरी तरफ एक नज़र देखा, फिर दरवाजे की तरफ मुड़ा। मैं जा रहा हूँ, कल हम बात करेंगे। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मैंने एक लंबी सांस ली। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने मोबाइल बंद किया। दरअसल मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, ये महज एक ब्लफ था, मगर ये काम कर गया। अगले कई हफ्ते मुश्किल गुजरे। वारिस ने माहिर नफ्सियात से मिलना शुरू कर दिया। इब्तिदा में वो चिड़चिड़ा और गुस्सिया रहता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आना शुरू हुई। एक दिन उसने मेरे सामने माफ़ी मांगी, सच्चे दिल से। मुझे वाकई शर्मा रही है नायला, मैंने तुम्हारा इत्मीनान तोड़ा, तुम्हारी इज्जत को मजरूह किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कराऊंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ सच्चाई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, तुमने खुद को भी मजरूह किया वारिस। इलाज जारी रखो, हम सब ठीक हो जाएंगे। आज कई महीने गुजर चुके हैं। वारिस अब वो नहीं रहा। वो दोबारा मेरा छोटा भाई बन गया है, महफूज, प्यार करने वाला। कभी कभार जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे उन रातों की यादें आती हैं। मेरे जिस्म पर उसके हाथों के निशान अभी तक महसूस होते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि ज़ख्म भर जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं। हमने अपना राज हमेशा के लिए अपने दिलों में दफन कर दिया है। कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। कभी किसी को मालूम नहीं होगा कि कैसे एक भाई की मोहब्बत बीमारी में बदल गई थी, और कैसे एक बहन ने अपनी अकल से इस बीमारी को शिकस्त दी। आखिरी बात ये कि मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है, मगर हर जज्बे की एक हद होती है। रिश्तों की पाकीज़ा दीवारी हमेशा बुलंद रहनी चाहिए, वरना मोहब्बत की चिंगारी आग बनकर सब कुछ भस्म कर सकती है। मैंने अपने भाई को बचा लिया, अपने ख़ानदान को बचा लिया, और सबसे बढ़कर मैंने खुद को बचा लिया।